तो हार्ट है। अब देखो क्या होता है, तुम्हें एक चीज पता है, तुम्हारे जितने भी ऑर्गन है ना, सारे ऑर्गन से जो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हार्ट में जाती हैं और हार्ट से फिर तुम्हारे ऑर्गन में आती हैं, ठीक है। तुम्हारे जैसे तुम्हारे हाथ है, तुम्हारा लीवर है, ठीक है, तुम्हारी स्किन है और तुम्हारे लंग्स हैं, तुम्हारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वहां खून कौन पहुंचाता है, वहां ब्लड कौन सप्लाई करता है, वो करता है हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, ठीक है। हार्ट से आप लोगों को आजकल पता चल रहा होगा, आप लोग सुन रहे होंगे कि कोविड के बाद जिसने वैक्सीन लगाई ना, उसके बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा है। और कुछ टाइम से आप लोग देख भी रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या हो सकता है, एक तो हमारी लाइफ स्टाइल, ठीक है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जंक खाते हैं बाहर, मैदा, मोमोज, चाउमीन, ये सब चीजें, ठीक है। एक्सरसाइज कम करते हैं, ठीक। गाड़ी वाड़ी वाले सभी हो गए हैं, चलना वाला कोई करता नहीं है, ठीक है। और हर किसी का बिजी एक शेड्यूल है, किसी को मौका नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फैट वगैरह जम जाता है और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसको हम पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल चल रही है। इससे आप लोगों को बेसिक पता चल जाएगा कि ये बीमारियां क्यों हो रही है, क्या रीजन हो सकता है इन बीमारियों का, ये कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर हो रही है, ठीक है। इससे सब लोग इसको इंटरेस्ट से सुनेंगे और ये आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, इसके बाद आप लोगों को जाना होगा मेडिकल प्रोफेशन में एज अ फार्मासिस्ट बन के। तो फिर क्या है कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होता ओल्ड एज में कि जिनको ब्लड प्रेशर ना हो, हर किसी को ब्लड प्रेशर है ना। कोई भी है, आप हाउस होल्ड किसी से भी पूछ लो, बोले कि मेरे को बीपी है, बेटा बीपी की दवाई ला दे, बेटा बीपी की दवाई दे दे। इनफैक्ट वो तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, उनको पत्ते के पत्ते होते हैं, उनको पता है महीने भर खानी है, मेडिकल स्टोर में एक ही दिन चले जाएंगे, बोलेंगे बीपी की दवाई दे दो, पत्ता ही उठा के लेके आएंगे, रोज रात को खाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर, ये किस कौन से सिस्टम के अंदर आ गया, कार्डियोवास्कुलर के अंदर। हम देखेंगे कैसे कैसे ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें इस वाले सिस्टम से पता चलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारे दिल की धड़कन, कभी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। कभी क्या होता है कि बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ईसीजी वगैरह, ईसीजी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ईसीजी में देखते हैं आप लोग, तो वो भी मैं सिखाऊंगी बाद में कि कैसे ईसीजी देखी जाती है, क्या होता है, ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ना कम होना, और जो कम ज्यादा होते रहता है उसको कहते हैं अरिथीमिया, ठीक है। उसके अलावा एंजाइना, एंजाइना क्या है, आप लोगों को कभी, या जो हार्ट पेशेंट होता है उनको कभी फील होता है, उनके चेस्ट में पेन होता है, अचानक से चेस्ट पेन हो जाएगा उनको, यहाँ पर को कहीं पर उनको फील होता है उनको पेन, ठीक है। तो वो जो चेस्ट पेन है उसको हम लोग कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उसके अलावा फिर और इसी को, अगर ये एंजाइना थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए, अभी मैं बताऊंगी क्या क्या होता है, कैसे बढ़ते हैं, अगर ये और ज्यादा बढ़ जाए तो इसके बाद हार्ट अटैक आ जाए। आजकल आप लोग हार्ट अटैक के पेशेंट देख लो, खड़े खड़े बैठे बैठे ही एक्सपायर हो जाते हैं वो लोग, उनकी डेथ हो जाती है, वो इसी की वजह से। उसके बाद अगली कंडीशन है सीएचएफ, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेल मतलब हार्ट, तुम मान के चलो कि तुम्हारा हार्ट क्या है, पंप है, और पंप से पाइपलाइन निकली हुई है, और वो पाइपलाइन तुम्हारे क्या है, ब्लड वेसल, जो तुम्हारे हर एक ऑर्गन में बिछी हुई है। अगर पंप ही चलना बंद कर देगा तो ब्लड क्या सारे ऑर्गन में जा पाएगा, नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है और इंसान वैसे ही निपट जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उस कंडीशन को कहता है जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है, तो ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स में नहीं हो पाएगा और इंसान की डेथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। अब जो मैं आपको बता रही थी, मैंने कहा हार्ट, अब क्या होता है कि आपके जितने भी ऑर्गन है उस ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड बोले तो उस ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया है, यूज हो गया, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन यूज हो गया है, ठीक है। उस ब्लड के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया है, या आप लोग कह सकते हो कि इम्प्योर ब्लड, ब्लड क्या हो गया है, इम्प्योर हो गया है, ब्लड को शुद्धिकरण की जरूरत है, ठीक है। तो हमारी बॉडी से, जैसे मैं कह रही हूँ, मेरे लीवर से ले गया, मेरे लंग्स से ले गया, और मेरे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी ऑर्गन है, वहां से
जो भी डीऑक्सीजनेटेड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है या फिर जो अशुद्ध ब्लड है वो जाता है कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है, वो ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। और जो पाइप उसको हार्ट तक लेके जाती है उस पाइप को कहते हैं वेन, ठीक है। जो वेन होती है वो तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड, मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब है डी मतलब कमी, डिफिशियंसी, किसकी, ऑक्सीजन की। उस खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है यानी वो खून अशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध होने के लिए ये जो खून है ये वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में, ठीक है। हार्ट में गया और हार्ट से फिर लंग में जाता है, लंग में उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड शुद्ध होता है, ब्लड में ऑक्सीजन घुलता है और फिर वो वापस हार्ट में आ जाता है। तो मान के चलो कि हार्ट में क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया ब्लड, और फिर हार्ट से ऑर्गन्स में पंप होता है, वो कौन लेके जाता है, आर्टरी, ठीक है। मैंने कहा गंदे खून को जो है वेन हार्ट तक लाता है, वो जो खून है वो प्यूरिफाई होता है हार्ट में, और जो स्वच्छ जो शुद्ध खून है वो आर्टरी के थ्रू हमारे ऑर्गन में दोबारा चला जाता है। बस इतना है। अब तुम्हें फर्क पता चला वेन और आर्टरी का। आर्टरी गंदा खून लाई, सॉरी वेन गंदा खून लाई और आर्टरी हार्ट से ऑर्गन्स में खून को लेके गई, अच्छे खून को, ठीक है। ये समझ आ गया, ये डायग्राम बना लेना तो इससे समझ आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्गन से लेके गई है हार्ट की तरफ को, और ये हार्ट से लेके गया है ऑर्गन, ठीक है। वेन और आर्टरी क्लियर। इसमें अभी किसी को कंफ्यूजन हुआ अभी तक जो भी मैंने बोला, किसी को कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे किसके, एंजाइना की, ठीक है। एंजाइना ध्यान से देखना, एंजाइना मतलब मैं कह रही हूँ चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट में अचानक से पेन हो जा रहा है उसको मैं कह रही हूँ एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है, जो तुम्हारी हार्ट है ना, जो तुम्हारा दिल है, दिल के किनारे चारों तरफ से क्या कौन होता है, मायोकार्डिया, ठीक है। ये कौन होती है, मायोकार्डियम, इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये जो मायोकार्डियम है ये भी तो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होगी, होगा ना ऐसा ही, तो ये क्या है, मायोकार्डियम सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो जो तुम्हारा ब्लड है, ठीक है, वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन भी तो कैरी करता है ना, ठीक है। तो मैं कह रही हूं कि जो हार्ट है, हार्ट के चारों ओर मायोकार्डियम है, जब इस मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, जब इस मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होता है कि धीरे धीरे इधर सेल्स मरने लग जाते हैं। सेल को तो चाहिए ऑक्सीजन, अब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, मरने लग जाएगा। तो ये मायोकार्डियम में सेल डेथ होनी चालू हो जाती है। जब इस मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमें चेस्ट पेन होता है और उस पेन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सिंपल, ठीक है। हार्ट क्या करता है, पंप करने के लिए हार्ट की डिमांड होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पेन करने लगेगा और उस पेन को हमने कह दिया एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। जो ये चेस्ट पेन है इसको मैंने कहा एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कार्डियक इश्चीमिया, ठीक है। कार्डियक मतलब हार्ट और इश्चीमिया मतलब कि हल्का फुल्का डैमेज होना शुरू हो जाएगा हार्ट में, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला, सेल धीरे धीरे मरने लगेंगी, पहले उसमें इन्फ्लामेशन होगा, इस तरीके से वो मतलब थोड़ी थोड़ी मरने लगेंगी। तो ये कंडीशन थोड़ी माइल्ड होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कार्डियक इश्चीमिया, इसमें खाली पेन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब सिचुएशन और बिगड़ने लग जाएगी, अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी क्या हो गई, उसको लंबे टाइम तक हो गई, तो अब क्या होगा कि जो ये सेल है अब इसको बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये सेल मरने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब होता है सेल डेथ, सेल की मृत्यु, ठीक है, उसको कहते हैं नेक्रोसिस। तो अगर इसको लंबे टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो सेल में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, मायोकार्डियम की जो सेल है वो मरने लग जाएंगी
ऑलमोस्ट मर जाएंगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, हार्ट अटैक से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ना कहते हैं कि इसको पहला अटैक आया है, बच गया है, ऐसे करके आ जाओ, इसको पहला अटैक आया है, बच गया है, सुना है ना आप लोगों ने। फिर फटाफट हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं, वेंटिलेशन में रखते हैं उसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। समझ रहे हो कंडीशन क्या है? जब उसको पहला अटैक आया, उसके मायोकार्डियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो जिसकी वजह से हल्का फुल्का इश्कीमिया हुआ होगा, उसको चेस्ट पेन हो रहा होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे हार्ट अटैक का मरीज होता है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ कहते हैं, या फिर सीपीआर दे देते हैं। ठीक है, सीपीआर देने से क्या होगा कि उसके मायोकार्डियम को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी तो रिलीफ मिल जाएगा। अगर तो पेशेंट ऐसे ही दर्द से है और हम लोग कोई वहां है नहीं मौजूद उसके, और उसको हॉस्पिटल ले जाने में डिले हो रही है, तो लंबे टाइम तक क्या होगा कि उसके मायोकार्डियम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और इस कंडीशन को कहते हैं हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, MI, मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन, यानी मायोकार्डियम की सारी सेल में क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया, सेल डेथ हो गई और पेशेंट मर गया। ठीक है, तो ये कंडीशन है किसकी, एंजाइना पेक्टोरिस। आया समझ में सबको? नोट डाउन भी करते रहना। क्या हुआ निकिता, दोबारा समझाना है? आ गया, आ गया। हाँ बसंत, क्या होता है मायोकार्डियल इंफेक्शन? क्या होता है मायो, MI क्या होता है? हाँ हाँ, इस पे मतलब शाबाश। ठीक है, सुनो, हमने कहा हम लोग पढ़ रहे हैं CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो भी अभी लेट आए हैं वो लोग सुन लो, और जिन लोगों को समझ नहीं आया वो दोबारा सुन लो। ठीक है, फटाफट रिवाइज करियो। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम समझा रहे थे एंजाइना। एंजाइना क्या होता है कि हमारे ये जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ क्या होता है, मायोकार्डियम होती है। ठीक है, मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, इन सेल को कहते हैं मायोकार्डियल सेल, यानी मायोकार्डिया के सेल। ठीक है, मैंने कहा कि जब हम लोगों को क्या होता है, ये जो मायोकार्डियम है इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है, इस मायोकार्डियम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें चेस्ट पेन फील होने लगता है। ठीक है, चेस्ट पेन होगा तो उसमें क्या होगा कि इधर जो सेल है ये इनमें थोड़ा थोड़ा डैमेज होना शुरू हो रहा होगा। ठीक है, इस डैमेज को हम कहते हैं कार्डियक, मतलब हार्ट इश्कीमिया, मतलब डैमेज होने लगा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है मायोकार्डियम में। ठीक है, तो हमें एक पेन होगा, चेस्ट पेन, जो कि हार्ट अटैक के मरीज को पहले पहले फील होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर उसको लंबे टाइम तक हमने अगर CPR भी नहीं दिया, या फिर उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिला, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं जा पाया, तो उस केस में क्या होगा, लंबे टाइम तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसके जो ये वाला रीजन है मायोकार्डियम, इसमें नेक्रोसिस होने लगेगा। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, सेल्स मरने लगेंगे। अब इनको ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो अब ये धीरे धीरे मरने लगेंगी, और जब मायोकार्डियम में नेक्रोसिस हो जाएगा तो अल्टीमेटली पेशेंट की भी डेथ हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग हार्ट अटैक। ठीक है, और जो ये वाला कंडीशन है हार्ट अटैक से मर गया कहते हैं, लेकिन जो रियल कंडीशन है नेक्रोसिस हो गया है, उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, MI। ठीक है, ये बहुत हेजार्डियस कंडीशन होती है। ऑलमोस्ट सेल्स में नेक्रोसिस हो गया होता है, सेल डेथ हो गई है, सेल की डेथ हो गई होती है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा था। ओके, मैंने कहा कि हमारा हार्ट ऑक्सीजन की डिमांड करता है और हमें उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है, मतलब हम नहीं करते, वो बॉडी अल्टीमेटली कर लेती है। ठीक है, अभी मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगी, आप लोग मतलब सोच समझ के अपने आप को डॉक्टर समझना और फिर सोच समझ के आंसर करना। ठीक है, ये हो गया ना? हाँ तो बोलो। अरे मेरी क्लास में आंसर दो, डरते क्यों हो तुम लोग? अरिथीमिया, अरिथीमिया में क्या होता है कि जो हम तुम्हारे रिदम्स होती है, हार्ट रेट्स होती हैं, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाएगी, कभी बढ़ेगी कभी, मतलब इरेगुलर रिदम्स होती है, तो उसको कहते हैं अरिथीमिया। और इसके अलावा मैंने बोला था कि BP बढ़ जाएगा, BP घट जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट घट जाएगा, उसके अलावा एंजाइना बताया था, उसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बताया था।
चलो कंडीशन, ठीक है, कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, सब अपने दिमाग से बोलेंगे। क्या लगता है आप लोगों को? तीन कंडीशन दे रही हूँ, बताना कौन सा पेशेंट है रिस्क में, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा तीन पेशेंट है मेरे पास, ठीक है। अब पहला जो पेशेंट है उसके हार्ट को, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी उसके पास उतना ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, बराबर है। जितना उसका हार्ट डिमांड कर रहा है उतना उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, बराबर है मतलब, ठीक है। दूसरा जो मेरा पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, उसका हार्ट ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, उतनी कम हो पा रही है, ठीक है। और मेरे पास तीसरा पेशेंट है, उसको क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड कम है लेकिन उसको सप्लाई ज्यादा हो रही है, भर भर के ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, उतनी उसकी उसको जरूरत ही नहीं है, उतना उसका डिमांड ही नहीं है, लेकिन एडवांस में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। समझे आप लोग तीन केस? इसमें जितनी डिमांड है उतना उसको सप्लाई हो रहा है, दूसरे में कह रहा है कि उसको डिमांड ज्यादा है लेकिन उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और तीसरे में वो कह रहे हैं कि उसको डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो रहा है। अब आप बताओ कि ये तीन पेशेंट में से कौन पेशेंट ज्यादा रिस्क में है और कौन पेशेंट सेफ है? पहले ये बताओ कौन सा पेशेंट सेफ है? सबका आंसर है फर्स्ट वाला सेफ है, डन कर दो। अच्छा, और सेकंड वाले को क्या सोचते हैं आप लोग, रिस्क में कौन है? सेकंड वाला रिस्क में है, रिस्क में अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ये भी रिस्क में है, और ये इसका क्या सीन है? चलो ये भी रिस्क में है, लिटिल लिटिल, ठीक है। किसी को अपना बयान चेंज करना है? पक्का? डिमांड वाले का सप्लाई कम हो रहा है, बराबर तो हो रहा है। कौन सा वाला? थर्ड वाले का क्या है? सेकेंड में डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है। पक्का डन ना? कोई बुद्धिजीवी और अपना चेंज करना चाहता है? सबके सब गधे हो तुम लोग। देखो कैसे, मैंने कहा कि ऑक्सीजन की डिमांड जितनी है उतना ही उसको सप्लाई हो रहा है, दिखने में बहुत सही लग रहा है नहीं, लेकिन सपोज मेरी बॉडी है, मेरे को जितनी डिमांड हो रही है मुझे उतना सप्लाई हो रहा है। अभी कोई आएगा बाहर से मेरे से बोला तू उछल कूद और वो इधर से उधर भाग गया, अब क्या हुआ, मेरे हार्ट में डिमांड बढ़ गई ना, तो सप्लाई तो इतना हो गया, डिमांड बढ़ गई, मैं गई ना रिस्क में, मुझे हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। अरे ऑब्वियसली जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, ये गलत है, क्योंकि एक ही कांस्टेंट थोड़ा रहेगा बॉडी हमेशा ना, डिमांड तो कैसे भी बढ़ सकती है, तुरंत अभी कुछ मूवमेंट करूंगी डिमांड बढ़ जाएगी, तो सप्लाई तो कम हो जाएगी इस केस में। अरे ऐसा नहीं होता, साइंटिफिक अलग चीजें होती हैं, ठीक है। सुनो, मैं कह रही हूँ कि अगर सपोज बिल्कुल बैलेंस में अभी चल रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, मैं इधर से उधर, आप लोग इधर से उधर दौड़ के आओगे, आप लोगों को क्या होता है, ब्रीथिंग तेज तेज होने लगती है ना, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस केस में क्या करोगे, कहाँ से लाओगे ऑक्सीजन? तो इस केस में क्या होगा, ये पेशेंट भी रिस्क में है, ठीक है। दूसरा जो पेशेंट है, अब इसको डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही, ऑब्वियसली ये तो रिस्क में है ही है, ठीक है। सेफ है इंसान, ये थर्ड वाला सेफ है, क्यों? क्योंकि देखो इसको डिमांड कम है लेकिन उसने एडवांस में ऑक्सीजन लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी करेगा, वही भाग भूग के आएगा, कुछ भी करेगा, तो इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इसको कुछ रिस्क नहीं है, समझे? इसको रिस्क हो सकता है, ठीक है। ये कह सकते हो कि जैसे हार्ट डिजीज के इसको चांसेस पूरे पूरे हैं, इसको हार्ट डिजीज है और ये इंसान ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से सोचना है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं।
ठीक हो गया। और लास्ट वाला हमने पढ़ लिया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा, मैंने कहा हार्ट आपका एक पंप है और उसको अलग अलग, ये क्यों क्या है हिमांशु, कौन सा कंफ्यूजन है? हाँ इसमें ये कि मतलब अब भाग दौड़ करना है, जिस टाइम पे जरूरत है उस टाइम पे बचा के रखना है। हाँ ऑलरेडी दे देते हैं। हाँ तो अगर डेटा ऐसे नॉर्मल है, हाँ उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ज्यादा भी ऑक्सीजन है तो अच्छी बात है ना, कुछ इतना थोड़ा ना हाइपोक्सिया थोड़ा ना हो जाएगा उसको, हाइपरऑक्सिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी कंडीशन में, सेफ कंडीशन में, इसी कंडीशन में हमें होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में हो तो तुम रिस्क वाली कंडीशन में हो, तुम कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। ये तो ऑलरेडी रिस्क में है, ये सेफ कंडीशन, दिस इज द सेफेस्ट कंडीशन। ओके अब इसके अलावा हमने देखा था CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो मैंने कहा तुम्हारा जो हार्ट है वो एक पंप है और वो पूरे ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। तुम्हारा अगर पंप ही खराब हो गया तो घरों में पानी कैसे जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेल हो गया, ठीक है, और आप लोगों ने ये भी सुना होगा हार्ट फेल होने से उसकी डेथ हो, ठीक है, तो हार्ट भी काम पंप नहीं कर पा रहा और जो ब्लड है वो तो ऑर्गन्स पे जाएगा नहीं, ऑर्गन फेलियर भी हो जाएगा तो इंसान पेशेंट वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थे अलग अलग टर्म्स जो हमें समझने थे। अब हम इसके अंदर आएंगे किसमें, हाइपरटेंशन। कोई पता है किसी को हाइपरटेंशन क्या होता है, बताओ। अच्छा हाइपरटेंशन से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, रास सिस्टम, याद है किसी को? ये रास सिस्टम बताऊंगी, कहा था मैंने आप लोगों को, RAAS, या फिर इसको आप लोग RAS भी कह सकते हो। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ गए, आप हार्ट को, आधी चीज हार्ट के बारे में समझ गए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे को पढ़ाई करो, कोई एग्जाम दो, कुछ भी करो, ये आएगा ही आएगा। पहले शुरुआत करते हैं इसके फुल फॉर्म से। आर मतलब होता है रेनिन। रेनिन के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ कहाँ था रेनिन? वेरी गुड। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम का नाम है रेनिन, एंजियोटेंसिन, इसका नाम भी सुना होगा, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम को कहते हैं रास सिस्टम या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, RAS, ठीक है। तो RAAS लिखो, कोई बात नहीं। देखो शुरुआत करते हैं कहाँ से, हमारे प्लाज्मा से, ठीक है, हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ये आपको पता होगा ना, जो आपके ब्लड प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो जो प्रोटीन होते हैं उनमें से एक प्रोटीन है आपका कौन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी ये हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। अब क्या होगा, ये नॉर्मली घूम रहा है हम सबके बॉडी में, नॉर्मली ये प्लाज्मा में घूम रहा है। अब क्या है देखो, अगर मेरी बॉडी बहुत होशियार है, ऐसा तो होता नहीं होगा ना हमारे साथ कि हमारा बीपी बढ़ता नहीं होगा, हमारा बीपी बहुत लो नहीं होता होगा, ऐसा होता है कभी कभी, आपने देखा होगा कि आप लोगों का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ दिखाएगा, थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल क्यों होता है, हमारे बॉडी में ही मैजिक है, हमारी बॉडी खुद ही नॉर्मल कर रही है। और वो हमारी बॉडी कैसे नॉर्मल कर रही है उसके बारे में हम लोग इस रास सिस्टम से पढ़ेंगे। यही रास सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, जब आप लोगों को आप लोगों की बॉडी में ना खून की कमी हो जाती है, सपोज आप लोगों ने ब्लड डोनेट करा अपना, ठीक है, आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया तो आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने खूनदान कर दिया, रक्तदान कर दिया, आपके बॉडी में क्या हो गया, खून की कमी हो गई, ठीक है। तो जैसे मैं कंडीशन लिखते जाती हूँ, आप लोग बताते जाना, ठीक है, कैसे कैसे कमी होगी। मैं बोल रही हूँ कि ब्लड डोनेशन कर दिया,
या फिर किसी भी तरीके से हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या कंडीशन हो सकती है? सोचो 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 सोचो। डिहाइड्रेशन हो गया, हाँ ठीक है, और एनीमिया हो गया। ठीक है, चलो डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया हमारी बॉडी में। और ब्लीडिंग, हाँ ठीक है, चलो ब्लीडिंग में तो लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम वैसे ही लॉस हो गया। और उसके अलावा सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। जॉइंटिस, ठीक है, बीमारियों में जा रहे हो, जॉइंटिस में कम नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा देखो ब्लड वॉल्यूम का तो ठीक है, ये सारी चीजों से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की बॉडी में सपोज बीपी गिर रहा है, आप लोगों ने ब्लड प्रेशर चेक किया, आप लोगों का बीपी गिर गया है। ठीक है, या फिर किडनी आपका ब्लड छानती है, पता है ना, और उसी से फिर यूरिन निकलता है, होता है ना ऐसा। तो जो किडनी छानती है उसको कहते हैं GFR, यानी किडनी का जो ये एरिया होता है जहां से छनता है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जीएफआर होता है कि जो भी हमारी किडनी छान रही है यूरिन को। ठीक है, तो वो अगर आपका कम हो रहा है, यानी किडनी सेंस कर लेगी हमारी बॉडी की हमारी जो किडनी है वो कम छान रही है। ठीक है, मतलब कुल मिला के पानी की कमी हो गई है, इसीलिए तो कम छान रही है, बीपी गिर गया है हमारा, या फिर हमारा हार्ट रेट भी गिर गया है। ठीक है, हमारा हार्ट रेट भी गिर गया है। तो ऐसी सारी कंडीशन होगी तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा, हमारी बॉडी सेंस कर लेगी कि यार इसकी तो बीपी गिर गई है, इसका तो हार्ट रेट कम हो गया है, इसका तो जीएफआर कम हो गया है। ठीक है, और इसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। तो क्या होता है, जब ये सारी चीजें किडनी सेंस हो जाती हैं, या फिर आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, बीटा 1 रिसेप्टर बताया था। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट? हार्ट में और किडनी में। किडनी में क्या निकालता था? रेनिन निकालता था, याद है ना। तो अगर जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाए किसी भी कारणवश, एड्रीनालिन वगैरह कुछ भी ले लिया, वो बीटा 1 रिसेप्टर क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो इन सारी कंडीशनों में क्या होता है, हमारी जो किडनी है, ठीक है, हमारी जो किडनी है, किडनी में जेजी सेल्स होते हैं। हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या होते हैं? जेजी सेल्स होते हैं, और ये सेल फिर क्या निकालते हैं? रेनिन। ठीक है, मैंने कहा कि अगर हमारा बीपी गिर गया है, हमारा जीएफआर गिर गया, हमारा हार्ट रेट गिर गया है, किसी कारणवश हमारा बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है, या फिर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, खून की कमी हो गई है, ब्लड डोनेट कर रखा है हमने, तो हमारी बॉडी सेंस कर लेगी, और हमारी बॉडी क्या करेगी, तुरंत किडनी में छोटे छोटे सेल्स होंगे, उन सेल्स को कहते हैं जेजी सेल। उनसे बोले अरे भाई जागो, इसके अंदर खून की कमी हो गई है, रेनिन को निकालो। तो फिर ये क्या करेंगे? रेनिन को निकालेंगे। रेनिन निकलेगा कहां से? किडनी से। किडनी के कौन से सेल से? जेजी सेल से। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है कि हो क्या रहा है। अब देखो, अब रेनिन निकला, ठीक है, रेनिन निकल गया। अब इस रेनिन ने क्या किया, इस रेनिन ने इस एंजियोटेंसिनोजन के साथ रिएक्ट किया और इससे क्या बना दिया? एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन हमारे प्लाज्मा में है, और हमारे बॉडी में जब खून की कमी हो गई तो रेनिन निकला किडनी से, और रेनिन ने क्या किया? इस एंजियोटेंसिनोजन को क्या बना दिया? एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, अब हमारे यहाँ, अब बॉडी में तो इतने सारे एंजाइम है, उनमें से एक एंजाइम और होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एस। क्या होता है? एस। एस का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है, इस एंजाइम का नाम है। ठीक है, एस एंजाइम आएगा, इस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम आएगा, ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करके क्या बना देगा? एंजियोटेंसिन 2। ये क्या बना देगा? एंजियोटेंसिन 2 बना देगा। देखो कहानी कहां से कहां पहुंच गई।
प्लाज्मा में खाली एंजियोटेंसिनोजन घूम रहा था, रेनिन आया, रेनिन ने उसको क्या बना दिया, एंजियोटेंसिन 1। फिर कहीं से एस आ गया घूमते घूमते, एस ने कहा तू अच्छा नहीं लग रहा है, चल तेरे को एंजियोटेंसिन 2 बना देता हूँ, तो इसने एंजियोटेंसिन 1 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब क्या है देखो, वैसे एंजियोटेंसिन 2 इसके अलावा 3, 4 हर टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले टाइप इस कहानी को अभी इधर रोकते हैं, अभी ये भी देख लेते हैं एक बार। ये सिलसिला कहां तक चलता है देखो, पहले आता है एंजियोटेंसिनोजन, ये आया सबसे पहले, इसने क्या बनाया, एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन को बस शॉर्ट में एटी लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना। एंजियोटेंसिन 1 बनाया किसकी प्रेजेंस में, रेनिन, रेनिन कहां से निकला था, किडनी से। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 ने फिर क्या बनाया, एंजियोटेंसिन 2 बनाया किसकी प्रेजेंस में, एस की। ठीक है, और जो ये एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये यहाँ रुकता नहीं है, इससे फिर एंजियोटेंसिन 3 भी बनता है, और 3 भी नहीं रुकता है, इससे फिर क्या बनता है, एंजियोटेंसिन 4, ऐसे बनते जाता है। ठीक है, और लास्ट में ये इनएक्टिव हो जाता है, लास्ट में इसका खात्मा हो जाता है 4 में रुक जाता है फिर ये। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें आपको 2 तक याद करना है, लेकिन ये चीज आपको कहाँ याद करनी है, वो आपको कॉम्पिटिशन के लिए नहीं याद करनी है। ठीक है, अब देखो ये जो एंजियोटेंसिन है, ये मैंने क्या कहा, ये लोग क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से। ठीक है, तो जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है, इसमें 10 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, 10 अमीनो एसिड होते हैं, 2 में 9 अमीनो एसिड होते हैं, 3 में 8 अमीनो एसिड होंगे, 4 में 7। एक मिनट, हाँ मैं आई थिंक कुछ गलत कर रही हूँ, एक मिनट मैं ओके सॉरी, ठीक है, 10 है लेकिन 9 नहीं होता है, 8 होगा। अमीनो एसिड इसमें कितने होंगे, 8, फिर इसमें थर्ड वाले में 7, और फोर्थ वाले में क्या होता है, 6 अमीनो एसिड। ठीक है, ये सीरीज याद रहेगी, मैंने इसलिए लिखा, देखो फर्स्ट में 10, फिर 9 को हटा दो, है ही नहीं, फिर सेकंड में 8, थर्ड में 7, और फोर्थ में 6 अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, अब देखो जो 10 वाला है, 10 को क्या कहते हैं, डेका, डेका कहते हैं ना, डेका। ठीक है, तो डेका पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड है, इसलिए पेप्टाइड। ठीक है, तो इसको 10 अमीनो एसिड है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम लोग डेका पेप्टाइड। ठीक है, 8 है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्टा पेप्टाइड, 8 है मतलब ऑक्टा। ठीक है, ऑक्टा पेप्टाइड, और 7 है तो हेप्टा, हेप्टा पेप्टाइड, और आपके 6 है तो हेक्सा पेप्टाइड, वेरी गुड, हेक्सा पेप्टाइड। बस यही चीज याद रखनी है आपको, उसमें ऊपर वाले में, बाकी रास्ते तो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 1 को 10 नंबर दे दो, 2 को 8 नंबर दे दो, 3 को 7, और फिर उसको 6। 10 है तो डेका पेप्टाइड, 8 है तो ऑक्टा पेप्टाइड, 7 है तो हेप्टा पेप्टाइड, 6 है तो हेक्सा। ठीक है, इतना याद रहेगा। क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा एंजियोटेंसिन 2 है, कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है, बोलेगा कौन सा पेप्टाइड है, डेका है, हेप्टा है, हेक्सा है, ऐसा करके पूछ देगा। उसमें से अगर आपको याद है तो आप लगा दोगे सीधे। ठीक है, तो चलो उसमें आ रहा सिस्टम में दोबारा आते हैं। देखो ये वाला था एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना रेनिन के प्रेजेंस में, फिर एंजियोटेंसिन 2 बना एस के प्रेजेंस में। ठीक है, अब असली खेल शुरू होता है एंजियोटेंसिन 2 से। बहुत खतरनाक आदमी है, इसको मतलब इतना सीधा समझो मत, ये बहुत दुष्ट आदमी है, ये दुष्ट भी है अच्छा भी है। अब ये क्या करेगा देखो, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो गया, ठीक है, इसके रिसेप्टर वगैरह एक्टिवेट हो गए। अब क्या होगा, ये क्या क्या करता है, सबसे पहले जो तुम्हारे किडनी में ना जितना भी छना होगा, ठीक है, जितना भी कंटेंट छना होगा, उससे सोडियम या फिर सॉल्ट का रीअपटेक कर देगा,
सॉल्ट को वापस ले लेगा। अब आप लोगों को तो एक थ्योरी पता ही है, जहां जहां नमक जाता है उसके पीछे पीछे पानी भी चला जाता है, होता है ना ऐसा। मतलब अगर आप लोगों के यहाँ की कहीं पे स्वेलिंग है, एडिमा है, ठीक है, इसका मतलब है कि वहां सॉल्ट जमा है, सॉल्ट की वजह से वहां पानी भी खींचा चला आता है, तो वो चीज जम बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जहां जहां सॉल्ट जाता है वहां वहां पानी चला जाता है उसके पीछे, और वो चीज फूल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या करता है हमारा एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करता है आपका जो सोडियम या फिर सॉल्ट्स का रीअपटेक कर देगा, ठीक है। जितना भी किडनी ने छान रखा है बाहर को निकालने के लिए, ये तुरंत क्या कर देगा, उसको वापस खींच लेगा शरीर के अंदर। अब सॉल्ट अंदर आ गया तो पानी भी आ जाता है, ठीक है। तो ये करा। दूसरा इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन करके एक आदमी होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देगा। एल्डोस्टेरोन एक बार अगर एक्टिवेट हो गया, ये भी यही काम करेगा, ये भी क्या करेगा, जितना भी सॉल्ट है सबको वापस लपेट लेगा, सबका रीअपटेक कर देगा। सॉल्ट ऊपर आ गया तो उसके पीछे पीछे पानी भी खींचा चला आता है, ठीक है। तो इसने ये कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या करा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब बताओ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेसल्स का साइज छोटा कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। ठीक है, सॉल्ट हो गए आपके, और फिर वाटर। समझ आया। मैंने कहा एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही एक्टिवेट हुआ, इसने क्या करा, तुरंत जो पानी है जो भी छन रखा था उसको वापस खींच लिया, वाटर को साथ में सॉल्ट को खींच लिया। इसके अलावा इसने क्या करा, एल्डोस्टेरोन को भी जगा दिया, उसको भी एक्टिवेट कर दिया। तो एल्डोस्टेरोन का काम भी यही होता है कि सॉल्ट और वाटर को खींच लेता है, वो रीअपटेक कर देता है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो गया, वाटर जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा ना, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, और ज्यादा पानी का रीअपटेक हो जाएगा तो क्या, ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, ब्लड बढ़ जाएगा। उसके अलावा इसने क्या किया, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये चीजें पूरी हुई आपकी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का हार्ट रेट वगैरह बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, इस वजह से, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट ब्लड प्रेशर हार्ट रेट पहुंच गया, तो अब ये क्या होगा, ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप कैसे होगी, जैसे ये चीज हुई हमारे बॉडी में, ब्लड वापस से बन गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, बीपी बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गया। अब हमारी बॉडी कहेगी रुक जा भाई, अब हो गया है, ठीक है, अब सब ठीक हो गया है, अब रुक जा। तो फिर जैसे ही ब्रेन को ये इंडिकेशन मिलेगा, वो क्या करेगा, फिर बॉडी को कमांड देगा कि रेनिन का जो रिलीज कर रहा था इसको रोक दे, क्योंकि ये सब किसकी वजह से हुआ, रेनिन की वजह से तो हुआ। तो वो कहेगा अब रुक जा, अब मत निकल। तो फिर क्या होगा, रेनिन नहीं निकलेगा और ये सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मैं ब्लड डोनेशन कैंप में गई, ठीक है, मैंने अपना 5 लीटर ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है। 5 लीटर करते हैं, कितना कितना करते हैं, 200, ठीक है, इतना तो टोटली होगा ना, ठीक है, 50 ml बस इतना हो जाए, 350, चलो ठीक है। मैं गई और मैंने, चलो 350 के, मेरे उसने कहा कि अच्छी हट्टी कट्टी है, चल 400 ml ले लेते हैं, इसका क्या ही होगा, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन वाले ने क्या किया, मेरे बॉडी से 400 ml खून ले लिया, ठीक है। 400 ml ब्लड ले लिया, तो अब मेरी बॉडी में खून की कमी हो गई है, मुझे चक्कर आने लग गए, ब्लड प्रेशर मेरा, बीपी गिर गया, ठीक है। हार्ट रेट, मेरा हार्ट बहुत स्लो हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, तो अब मेरी बॉडी इंडिकेट देगी कि इसकी बॉडी में नॉर्मल वॉल्यूम करना है, ठीक है। तो उतने में ही क्या होगा, मेरे प्लाज्मा में ना कहीं तो एंजियोटेंसिन होगा, ये घूम रहा होगा, ठीक है। तो अब मेरी बॉडी ने इंडिकेशन दिया है कि इसका जो बीपी है गिर गया है, तो क्या हुआ, तुरंत किडनी से रेनिन निकल गया, ठीक है। रेनिन ने क्या किया, इस एंजियोटेंसिनोजन को पकड़ा और इससे क्या बना दिया, एंजियोटेंसिन 1 बना दिया। फिर कहीं से एस एंजाइम आ गया, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आ गया, उसने कहा चलो एंजियोटेंसिन 1 भाई तुम किसी काम की नहीं हो, तुमसे बना देते हैं एंजियोटेंसिन 2। अब मेरी बॉडी में बन गया एंजियोटेंसिन 2।
अब क्या होगा कि इस एंजियोटेंसिन 2 ने जितना भी सॉल्ट है, जितना भी वाटर है, सबको लपेट लिया, आजा भाई शरीर के अंदर आजा, बॉडी के अंदर आजा, ठीक है। और उसके अलावा इसने क्या कर दिया, एल्डोस्टेरोन को भी बोला भाई तू भी उठ, जरूरत है तेरी। अब एल्डोस्टेरोन ने भी क्या किया, जितना भी सॉल्ट वाटर था इसने भी लपेट लिया। अब मेरे बॉडी के अंदर हो गया ना वाटर और सॉल्ट भर भर के, तो मतलब मेरा जो खून का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, बढ़ गया ना। उसके बाद फिर इसने कहा कि तुम्हारी वेसल्स को और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता हूँ, वेसल्स को मेरे पतला कर दिया। अब जो खून है पूरे प्रेशर से भाग रहा है इसमें, तो यानी मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। और जब मेरी बॉडी सफिशिएंट सब कुछ हो गया, तो मेरी बॉडी बोलेगी बस भाई रेनिन रुक जा, तेरी वजह से मेरा अच्छा खासा मैं ठीक हो गया हूँ, अब मत निकल। फिर रेनिन नहीं निकलेगा और हमारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस चलता है। हम लोगों की बॉडी के अंदर सब ठीक है, ठीक है। जो बेचारे बीपी के मरीज होते हैं, मे बी उनके अंदर ये एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज्यादा बन जाता होगा, रुकता ही नहीं होगा, या फिर बीटा 1 हमेशा एक्टिवेट ही रहता होगा, बहुत ज्यादा रेनिन निकलता होगा, ये वाला सिस्टम काम ही नहीं करता होगा, सुनता ही नहीं होगा, रेनिन निकलते रहता होगा, या फिर एंजियोटेंसिन बहुत बन जाता होगा। उसकी वजह से क्या हो जाता होगा, उनका बहुत ज्यादा सॉल्ट और वाटर का रीअपटेक होते रहेगा, तो उनका जो ब्लड वॉल्यूम है बढ़ते रहा होगा, वैसे ब्लड वेसल से कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ते रहा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना बीपी वालों के साथ। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। इस सिस्टम को भी ठीक करने का हमारे पास इंतजाम है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे। अब पहले मुझे ये बताओ कि ये राज सिस्टम सबको समझ आया? कोई ऐसा है जिसको एक और बार रिपीटिशन चाहिए? बताओ, वरना मैं रिपीट करूंगी, अदर में आगे बढ़ेंगे। राज सिस्टम, शर्माओ मत, बताओ बताओ बताओ। लास्ट में नवल, ये क्या नाम है, आ गया समझ में? तीनों को, तीनों को आया समझ में? सिमरन आपको आ गया समझ में? आगे ठीक है, इधर चारों को ठीक है। और हिमांशु, गरिमा आ गया इन तीनों को, ठीक है। पीछे निक्की आ गया, और लास्ट में निखिल। इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, हाँ फटाफट, तो आगे देखती हूँ। एक और चीज में फंसाऊं मैं आप लोगों को? फंसना चाहोगे? मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखती हूँ कौन आंसर कर पाता है। ये हो गया, जो मेरी पुरानी क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उन बच्चों के लिए एक और बार मैं रिपीट कर दूंगी, ये वाला ही एक एक छोटी सी, पूरा नहीं रिपीट होगा। देख लो, ध्यान से देखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर फंसाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। देखो, पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था बीटा 1 रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। मैंने कहा था जो हमारा बीटा 1 रिसेप्टर होता है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताओ प्रेजेंट वालों? हार्ट में और किडनी में, ठीक है। इन दो जगहों में हमारा बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट में ये क्या कर रहा था, हार्ट रेट को बढ़ा रहा, ओके। किडनी में ये क्या कर रहा था, रेनिन के रिलीज को बढ़ा रहा था। वो कहानी तो आप लोगों ने भी सीख लिया आज, रेनिन बढ़ गया तो एंजियोटेंसिन 2 बढ़ गया, जिसकी वजह से बीपी बढ़ गया। ये हो रहा था ना, ये वाला तो सबको पता है। ये वाला आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन बीटा रिसेप्टर हार्ट में भी प्रेजेंट होता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। अब बताते हैं, अब आती है फंसाने की बारी। एक चीज बताना मुझे, ठीक है। मैं कह रही हूं अगर आपका बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया,
मैं कह रही हूं आपका बीटा वन रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो मुझे बताओ कि रेनिन का रिलीज बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताना, तुरंत आंसर मत करना। मैंने कहा अगर तुम्हारा बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो रेनिन का रिलीज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और घटेगा वाले कितने लोग हैं? बताओ बताओ बताओ, सोचो। सोचो 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 सोचो। चलो देखते हैं, बीटा वन रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट और किडनी में। ठीक होगी। हार्ट में इसने क्या किया? हार्ट रेट को बढ़ा दिया, यही करा। मैंने कहा अगर हमारी बॉडी में हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, रेनिन नहीं बढ़ेगा क्योंकि हार्ट रेट तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना। अगर हार्ट रेट कम होता तब रेनिन का रिलीज होता, तब बोलता बॉडी अरे भाई इसका तो हार्ट रेट कम हो गया है, इसका रेनिन का रिलीज करा। अच्छा तो आप कर लीजिए, हाँ। बच्चों को दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। इसने क्या किया? हार्ट रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर बॉडी में ऑलरेडी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बॉडी क्यों कहेगा भाई रेनिन निकल? बॉडी तो कहेगा सफिशिएंट है, तो ये क्या कर देगा? रेनिन के रिलीज को क्या कर देगा? कम कर देगा। जरूरत नहीं है कहेगा तेरी, तो रेनिन को क्या कर देगा? कम कर देगा। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू मैंने कहा किडनी। किडनी में अगर बीटा वन एक्टिवेट हो जाता है तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे जेजी सेल से क्या होता है? रेनिन का रिलीज बढ़ जाता है। क्या कहोगे बताओ? एक में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, ये आंसर किसी को नहीं पता है। अगर किसी को पता चले तो मुझे भी बताना। ये खाली ऐसे सोचते सोचते फाइंड आउट आउट किया हुआ है कि ऐसा कैसे, ऐसा भी तो हो सकता है। हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं ना, हम तो सारे पहलू देख रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है भाई। नहीं बॉडी का सिस्टम ही वैसे बनाया है ना, अगर वो ट्रेनिंग भी बढ़ने लगेगा तो फिर हाइपरटेंशन। वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए हमें ये कहना है कि जो बीटा रिसेप्टर है ये क्या सच में रेनिन को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ये कर क्या रहा है? ये है हमारा मेन चीज जो हमें सोचने वाली चीज है। अगर इससे कर रहा है तो उससे तो घटा रहा है, इससे कर रहा है तो इससे बढ़ा रहा है। रेनिन एक ही है, बढ़े या घटे क्या करे? ठीक है, तो ये है, ये वो है कि इसका कोई वो तथ्य नहीं है, मतलब ये कुछ वो नहीं है, बट एक समझने वाली चीज है कि ये भी तो हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करने वाले थे किसकी? ड्रग्स की। राज सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग से काम कर रही है? चलो एक बार फिर से राज सिस्टम बना लेते हैं, फिर ड्रग को देखेंगे वहीं पर कि कौन से स्टेप को रोक रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था बताओ? सबसे पहले कौन आया था? खेल कहां से शुरू हुआ था? एंजियोटेंसिनोजेन। ये तो हमारे प्लाज्मा में है, हमेशा है। ठीक है, किडनी से क्या निकला? ये किडनी बना देते हैं। चलो, इसके अंदर से निकल गया कौन? रेनिन भाई साहब निकल गए इधर से। ठीक है, ये आए, इन्होंने एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन वन बना दिया। किसने? रेनिन ने। ठीक हो गया। एंजियोटेंसिन वन से फिर एंजियोटेंसिन टू बना, और ये किसने बनाया? आपके एस ने। ठीक है, और एंजियोटेंसिन टू फिर अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें कर रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, बस बस आ रही हूँ सर, 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक ठीक है सर। हाँ,
तो इसने क्या किया, सॉल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर दिया, सॉल्ट और वाटर का रीअपटेक कर दिया, रीएब्जॉर्प्शन कर दिया, वापस से सोख लिया इसने, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर को। उसके अलावा इसने क्या किया था, ये बोल कौन रहा है, क्यों बोल रहे हो, एल्डोस्टेरोन, इसके रिलीज को बढ़ा दिया और एल्डोस्टेरोन ने भी अल्टीमेटली क्या किया, सॉल्ट एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया और अल्टीमेटली हमारा जो बीपी है वो बढ़ गया, ठीक है। अब हमें देखना है बीपी वाले पेशेंट को, हाइपरटेंशन के पेशेंट को जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। तो हमें कुछ भी करना है, इसको नहीं बनने देना है, ठीक है। तो अब आप इसमें बता सकते हो कि हम किस किस स्टेप में क्या क्या चीजें रोक सकते हैं जो हमारे हाथ में, बताओ। ठीक है, रेनिन को रोक देंगे, बहुत बढ़िया। और वेरी गुड, एस को भी रोक देंगे, ओके। और हाँ, और सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। ओके, वेरी गुड। और ओके, वेरी गुड, वैसो डायलेटर दे देंगे तो डायलेट भी हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, बहुत सही। रास सिस्टम में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, रेनिन को इनिबिट कर देंगे, रेनिन ही नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एस को भी इनिबिट कर सकते हैं, एस इनिबिट हो गया तो जो बचा कुछ एंजियोटेंसिन 1 है उससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। बाई चांस कोई एंजियोटेंसिन 2 भी है तो कोई भी चीज काम कब करती है, जब वो अपने रिसेप्टर से मिलती है, कहा था ना मैंने, कोई भी ड्रग है वो रिसेप्टर से मिलेगी तब जाके रिस्पॉन्स देगी, होगा। तो अगर आप एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर है, ठीक है, जो रिसेप्टर है इसी को ब्लॉक कर दो, ठीक है, तो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा और ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहां पर को इस वाली कंडीशन में जो पानी वगैरह को वापस सोख ले रहा है बॉडी में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक मतलब ऐसी दवाइयां जो कि यूरिनेशन को बढ़ा देती है, बॉडी से यूरिनेट हो जाएगा तो सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं, डायूरेटिक दे सकते हैं। आप लोगों ने कोगनोसी में गोखरू पढ़ा, गोखरू क्या है, डायूरेटिक है ना, तो वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी फ्लूइड को बाहर निकाल दे रहा है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, तो डायूरेटिक दे सकते हैं। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली अगर एल्डोस्टेरोन का जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, तो इसका जो रिसेप्टर है उसमें एल्डोस्टेरोन मिल नहीं पाएगा और काम नहीं कर पाएगा, ठीक। और लास्ट में वैसो डायलेटर भी दे सकते हैं तो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी रुक जाएगा। तो तुम देख रहे हो हम हर एक स्टेप में हमारा कब्जा है, हम हर एक स्टेप से बीपी को नहीं बढ़ने दे सकते हैं, कितना सही है, पूरे राज सिस्टम में अपना कब्जा है, ठीक है। तो जो बीपी के मरीज हैं उनको इन्हीं में से कोई कैटेगरी की दवाइयां चलती हो, तो अब हमें वही कैटेगरियां देखनी है। अब देखो क्या है कि अब हाइपरटेंशन क्या है वो तो मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। हाइपर मतलब ज्यादा होना, टेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उसी को हम लोग हाइपर टेंशन बोलते हैं। नॉर्मल जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 80 to 120 होता है। सिस्टोल डायस्टोल पता है आप लोगों को, क्या क्या होता है बताइए, आप बताइए, सिस्टोल और डायस्टोल। अरे हाँ, मैं कह रही हूँ, देखो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 140/90 mmHg, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सिस्टोल मतलब क्या होता है, पंप करना, पंप करता है, तो वो डायस्टोलिक हो गया, ठीक है। जैसे हार्ट है आपका, जब हार्ट, जैसे हार्ट है, ठीक है, हार्ट से आपके कौन आ रही है, आर्टरी आ रही है, मैंने कहा ना हार्ट से ब्लड लेके कौन आती है, आर्टरी आती है। हार्ट ने पंप किया तो हार्ट का जो ब्लड है वो आर्टरी में आ गया,
ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे सिस्टोल, जब ब्लड पंप किया। और फिर जब पंप करने के बाद हार्ट, जब कॉन्ट्रिक्ट करने के बाद हार्ट रिलैक्स हो गया, रिलैक्स के टाइम पे क्या होगा, अब वो खुल गया तो उसके अंदर फीलिंग होगी, यानी इधर से जो ब्लड है वो उसके अंदर भरेगा हार्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, जब हार्ट पंप करेगा उसको कहेंगे सिस्टोल, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स होगा उसको कहेंगे डायस्टोल। ठीक है, तो नंबर देख लेना, जो ऊपर वाला है वो सिस्टोल, जो नीचे वाला है वो हो गया डायस्टोल। और जो भी इसकी जो यूनिट होती है, वो जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट होती है mmHg। ठीक है, ये याद रखना, हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना, सिस्टोल और डायस्टोल। जब हार्ट पंप करेगा उसको कहते हैं सिस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स करेगा उसको कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, नॉर्मल लिमिट 80 to 120 से अगर कम हो गया तो हाइपोटेंशन और ज्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम हो जाना, हाइपर मतलब ज्यादा होना, हाइपो कम, हाइपर ज्यादा। ठीक है, और अब देखो मैं आप लोगों को फोटो भेजती हूँ, या आप भी में से कोई फोटो खींच के लो। इसमें आप लोग क्या करो, मेरे आने तक ये जो क्लासिफिकेशन है इसको नोट डाउन करो। मैं आ रही हूँ 10 मिनट में, आप लोग क्लासिफिकेशन नोट करो, फिर एक एक क्लासिफिकेशन को मैं समझाऊंगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ऐसे तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे इसको लिखते लिखते, बट रुको मैं आप लोगों के ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये याद भी हो जाएंगे आपको, इसको मेरे आने तक नोट डाउन करो। ठीक है, सबके कॉपियों में ड्रग्स लिखी होनी चाहिए मेरे आने तक, फिर मैं बताती हूँ आपको इससे आगे। ठीक है, हल्ला कम और नोट डाउन करो, मैं आ गई, तुरंत आ रही हूँ। इसको बंद कर दो, ये बंद